नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा एक विशेष सीरीज़ चलाई गई है यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम अभी सामान्य अध्ययन के अंदर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है महाजनपदों का उदय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब 600 ईस्वी पूर्व का जो समय था, वहाँ पर धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था लोहा। लोहे के आगमन के फलस्वरूप क्या हुआ कि कृषि कार्य बहुत अच्छे से व्यवस्थित हुए, तो जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना बढ़ने लगी, यानी कि लोग एक जगह पर टिक कर रहने लगे। पहले लोग ज़्यादातर क्या करते थे, खाना बदोश हुआ करते थे। तो जब लोहे का प्रयोग बढ़ा तो उन्होंने कृषि औजारों का प्रयोग करके बड़े बड़े जंगलों को साफ कर दिया। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कबीले थे दोस्तों, वो राज्य बन गए। ठीक है, और जब बुद्ध का समय आया था तो वहाँ पर जो जन थे, जो वैदिक कालीन जन थे, उनका बहुत अधिक विस्तार हो गया था और उनका ही रूपांतरण किन में हो गया दोस्तों, जनपदों में हो चुका था। ठीक है, अब बात करें दोस्तों ये महाजनपदों की, तो इन महाजनपदों के काल के प्रमुख स्रोत यहाँ पर मैंने डायग्राम की मदद से शो करे हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, बात करें तो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुतर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिला है। ठीक है, इसके अलावा भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ से रिलेटेड है, यहाँ पर भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसके अलावा भगवती सूत्र में वर्धमान महावीर के जीवन में भी प्रकाश डाला गया है, हमने आपको ये पिछली वीडियोस में बताया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अष्टाध्यायी है, जिसके रचनाकार हैं पाणिनि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो भगवती सूत्र के 16 महाजनपद हैं और अंगुतर निकाय के 16 महाजनपद हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अंगुतर निकाय की। तो पहले हम अंगुतर निकाय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद जो बताए गए हैं, उसमें दोस्तों बताया गया है कि दो प्रकार के इसमें राज्य हुआ करते थे। एक राजतंत्र हुआ करता था, एक गणतंत्र हुआ करता था। ठीक है, दो जो 16 महाजनपद थे उसमें दो तरह के राज्य या दो तरह की शासन व्यवस्था थी। एक थी राजतंत्र, एक थी गणतंत्र। अब राजतंत्र में क्या होता था कि इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा हुआ करता था। ठीक है, जबकि गणतंत्र में राज्यों का अध्यक्ष राजा ना होकर गण या संघ के द्वारा राज्य चलता था। ठीक है, तो इस तरह के जो संघ थे वो थे वज्जी व मल्ल थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो गणतंत्र थे वहां पर राजा ना होके गण या संघ के द्वारा राज्यों का शासन हुआ करता था। जैसे वज्जी संघ था, मल्ल संघ था। ठीक है, तो इस तरह के गणतंत्र ये आपके 16 महाजनपद के अंतर्गत थे। ठीक है, तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ठीक, देखिए एक चीज और भी है कि कुछ महाजनपद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा के द्वारा शासन की व्यवस्था थी और कुछों में क्या थी, गणसंघ की व्यवस्था थी। तो ऐसे में क्या होते थे ना कि एक से अधिक राजा हुआ करते थे। जैसे जहाँ पर राजतंत्र है वहाँ पर तो एक ही राजा होगा, तो जहाँ पर गणतंत्र होगा वहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक राजा कहलाएंगे या एक से अधिक शासक होंगे, तो उनको क्या बोला जाता था, राजा बोला जाता था। एक चीज़ और है कि ज़्यादातर जो ये 16 महाजनपद हैं, जैसे कि ये इंडिया का मैप दिखाता हूँ। ठीक है, इंडिया का मैप मान लो, ये इंडिया का टुक्का है, ये ऊपर को, ये अगर विंध्य है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो अधिकांश जो राज्य है विंध्य के उत्तर में थे। ठीक है, विंध्य के उत्तर में थे, जिसमें कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये दोस्तों आपके सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे, एक थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, इनमें ही आपस में क्या होता था, युद्ध चलता रहता था। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो चलिए आगे को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ महाजनपद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गढ़ या संघ द्वारा जो शासित थे वहाँ पर क्या थे, एक से अधिक शासक थे। ठीक है, और प्रत्येक शासक क्या होता था, राजा था। ठीक है, और जबकि राजाओं द्वारा जो शासित था राज्य, उसको राजतंत्र बोला जाता था। और अधिकांश राज्य कहाँ है, विंध्य के उत्तर में है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोस्तों कोशिश करी है कि जितने इम्पॉर्टेंट 16 महाजनपद हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि उनके थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। शॉर्टली हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अंग के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अंग। ठीक है, पहला जो हम जनपद की बात करेंगे दोस्तों, ये इसकी राजधानी उस समय पे चंपा थी। ठीक है, देखा जाए तो ये आधुनिक बिहार का मुंगेर तथा भागलपुर जिला इसमें शामिल था। ठीक है,
आधुनिक आप बिहार के अंतर्गत इसको मान लीजिए, तो इसमें आधुनिक बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला, ये दोनों के दोनों इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, ठीक है। और चंपा क्या है? 6 महानगरों में से एक है, महापरिनिर्वाण सूत्र में इसको बताया गया है, ठीक है। और जो चंपा नगर के वास्तुकार थे वो थे महागोविंद, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। महाभारत और पुराणों में चंपा को मालिनी नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। जो अंग है, अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। और चंपा जो क्षेत्र, जो मतलब अंग क्षेत्र है, वो आप मान लीजिए बिहार में, आधुनिक बिहार में मान लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है इसको, मुंगेर और भागलपुर जिला, हालांकि मैंने आगे एक टेबल बनाई है उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो चंपा है उसको महाभारत पुराणों में मालिनी बोला गया है। चंपा 6 महानगरों में से एक है, महापरिनिर्वाण में 6 महानगर दिए गए, उनमें से एक है। और जो चंपा नगर के वास्तुकार थे वो थे महागोविंद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जो है वज्जी। तो बात करें दोस्तों वज्जी की, तो इनकी राजधानी थी वैशाली, ठीक है। गंगा के उत्तर में अवस्थित था ये, ठीक है। और ये 8 जनों का संघ था, ठीक है। यानी कि इसमें 8 जन थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे लिच्छवी, ठीक है। लिच्छवी इसमें सबसे प्रबल थे और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, ये आपको याद रखना है। और लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र को स्थापित किया गया, ठीक। तो आप इसमें याद रखेंगे, जो वज्जी है, वज्जी 16 महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसमें 8 जन थे, 8 जनों में सबसे प्रबल थे लिच्छवी, और लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है कि जो सुत्त निपात है उसमें वैशाली को मगधपुरम बताया गया है, ठीक है। और जो आधुनिक वैशाली जिले की अगर हम बात करें तो ये बसाड़ नामक गांव से इसकी पहचान की गई है, ठीक है। ध्यान रखना कि इसकी आधुनिक रूप से पहचान वैशाली जिले की वो बसाड़ नामक गांव से की गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बुद्ध घोष हैं, बुद्ध घोष का एक टीका है, उसका नाम है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी ये वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि इस पर प्रश्न आ चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि बुद्ध घोष के द्वारा एक टीका लिखा गया था जिसका नाम था सुमंगल विलासिनी। ये वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में बताता था। अब बात करते हैं दोस्तों 16 महाजनपद में मगध की। मगध एक बहुत इंपॉर्टेंट जनपद है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे जाके। हमने मगध साम्राज्य पर पूरी एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वंश हैं जिनके बारे में पढ़ना हमने। तो अभी 16 महाजनपद में इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लीजिए। देखिए, जो मगध जनपद है वो आधुनिक पटना एवं गया, ठीक है, याद रखना, गया जिले और शाहबाद, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये बिहार के अंतर्गत आता है। पटना, गया और शाहबाद जिले के कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। और जो मगध साम्राज्य है उसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इनकी राजधानी ग्रीवरज राजगृह थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हालांकि इसका ऋग्वेद में उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन कीकट एक किरात जाति है और इसके शासक थे प्रमगंध, ठीक है। इनका उल्लेख इसमें मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम मगध का उल्लेख आप याद रखेंगे अथर्ववेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में एक जाति है कीकट यानी किरात और इसके शासक प्रमगंध, जिनकी पहचान मगध से ही की गई है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, जो मगध है उसके प्राचीन इतिहास की रूपरेखा मैंने आपको बताया महाभारत और पुराणों से मिलती है। तो मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश था वो उसका संस्थापक था बृहद्रथ, ठीक है। यानी कि मगध वंश की स्थापना का श्रेय बृहद्रथ को जाता है। तो बृहद्रथ वंश था, ये जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। मैंने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया, वसु का पुत्र था। और जो मगध की राजधानी है वसु, मतलब वसुमती, और उसी को क्या बोला जाता है? ग्रीवरजी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना वसु के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। तो जो जरासंध है, जरासंध के द्वारा इसको अपनी राजधानी बनाया गया था ग्रीवर्ज, ये महाभारत के वन पर्व में लिखा गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जरासंध के द्वारा ही इसको अपनी राजधानी ग्रीवरज बनाया गया था। और जरासंध एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पराक्रमी शासक था और अनेक राजाओं को इसने पराजित किया था। बाद में श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों उसको पराजित होना पड़ा था, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना है वो बृहद्रथ ने की थी, यानी कि सबसे प्राचीन राजवंश की यहाँ पर स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद जो उसका पराक्रमी पुत्र था जरासंध, उसने इसकी राजधानी ग्रीवरज बनाई थी। और जो ग्रीवरज की स्थापना है वो
वृहदर्थ के पिता वशु के द्वारा की गई थी। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला आता है काशी। देखिए दोस्तों, काशी की राजधानी थी वाराणसी, ठीक है। आरंभ में बात करें काशी तो दोस्तों ये बहुत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में कौशल के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए सोननंद जातक है, इसमें पता लगता है कि मगध, अंग और कौशल पर काशी का शुरू में अधिकार हुआ करता था, ठीक है। और इसका सबसे शक्तिशाली राजा था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त ने ही कौशल पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कौशल के समक्ष उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया, मतलब युद्ध हुए और बाद में कौशल के सामने उसको झुकना पड़ गया। यानी स्टार्टिंग में काशी काफ़ी शक्तिशाली राज्य था, लेकिन अंततोगत्वा कौशल को राजा कंस ने, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, जो राजा कंस थे उन्होंने काशी को जीतकर अपने में शामिल कर लिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट 16 महाजनपद में से एक है। इसकी आप ध्यान रखेंगे कि जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों, वाराणसी थी। इसके बाद बात करते हैं कौशल की, अगेन एक और महाजनपद। बात करें दोस्तों कौशल की तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। अयोध्या इसका एक महत्वपूर्ण नगर है जो कि कौशल के अंतर्गत ही आता था और इसको रामकथा से जोड़ा जाता है, ठीक है। कौशल की अगर दोस्तों बात करें, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इसमें भाग सम्मिलित है, ठीक है। और वर्तमान में इसकी पहचान गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहित महित स्थान से की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गोंडा और बहराइच जिले हैं उनकी सीमा पर सहित महित स्थान है, वहाँ से इसकी पहचान दोस्तों की गई है, ठीक है। इसके बाद कंस ने, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऊपर राजा कंस थे जो कौशल के राजा थे, इन्होंने काशी को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और इनके एक महत्वपूर्ण राजा थे, उनका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के समय पर जो शासित क्षेत्र, इनको भी आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने काशी को अपने अंदर मिलाया था। इसके अलावा इनके अंतर्गत कौन कौन आते थे, कपिल वस्तु के शाक्य आते थे, ठीक है। कपिल वस्तु के जो शाक्य हैं, आपको पता होगा कि यहीं पर बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में होता था। तो कौन कौन से गणराज्य इनके अंतर्गत आते थे। इसके बाद बात करें केसपुत्र के कालाम, ये भी इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है। जो आलार कालाम नामक आचार्य थे वो इसी गणराज्य में रहा करते थे। इसके अलावा आते हैं रामग्राम के कोलीय, ये भी इनके अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसके बाद पावा के मल और कुशीनारा के मल, ठीक है, ये भी आते हैं। कुशीनारा की पहचान जैसे कि मैंने आपको बताया आधुनिक देवरिया नामक जिले में कसिया नामक स्थान से की गई है, ठीक है, ये भी आप याद करेंगे, ठीक। इसके अलावा पिपली वन के मौर्य, ठीक है, ये कौशल के अंतर्गत आते थे, प्रमुख गणराज्य हैं, इनको भी आप याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर मैंने आपको पहले बताया प्रमुख जो नगर थे वो थे श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत, ठीक है। अयोध्या के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। तो इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, श्रावस्ती थी। अब बात करेंगे दोस्तों मल्ल की। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया मल्ल के बारे में, ये भी एक महाजनपद था। देखिए मल्ल, इनकी राजधानी थी कुशीनारा। देखिए कौशल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज्य था और इनकी राजधानी थी कुशीनारा। यहीं पर ही क्या हुई थी, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसकी आधुनिक पहचान मैंने आपको पहले भी बता दिया, यूपी के देवरिया जिले में कसिया नामक स्थान से की गई थी। इसके दो भाग थे, एक भाग की राजधानी थी पावा पंडरौना और दूसरे की थी कुशीनारा कसिया, इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो मल्ल के बारे में इतना ही बहुत है। इसके बाद जो अगला महाजनपद है उसका नाम है चेदी, ठीक है। अब चेदी जो वंश है इसकी राजधानी थी सोत्थिवती या शुक्तिमती, महाभारत में इसको बोला गया है, ठीक है, ध्यान रखना, सेथिवती या शुक्तिमती इसको बोला गया है। और वर्तमान में दोस्तों बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती क्षेत्र को चेदी से पहचान इसकी की गई है, ठीक है। महाभारत कालीन चेदी शासक शिशुपाल हैं जिनका वध कृष्ण द्वारा किया गया था, ठीक है। महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया, जो चेदी शासक थे शिशुपाल, जिनका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ें आप चेदी के बारे में जान लीजिए। बस इनकी राजधानी हो गई और कुछ चीज़ें जो मैंने शॉर्ट में लिखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें 16 महाजनपद के बारे में, वो आपको बस याद करने की आवश्यकता होगी, इतना इनफ रहता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वत्स की। वत्स एक और महाजनपद है जो कि एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है दोस्तों। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। दोस्तों इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में ये वत्स अवस्थित था, ठीक है। उस समय की अगर हम बात करें तो आज के बाद अगर हम वत्स की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित था। और विष्णु पुराण से दोस्तों ये पता लगता है कि हस्तिनापुर के राजा थे निचक्षु, ठीक है, इनके द्वारा ही इसको अपनी राजधानी
बनाया गया था, यानी कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया गया था। हुआ क्या था कि जो हस्तिनापुर थी वो गंगा के प्रवाह में बह गई थी, ठीक। तो उसके बाद इसको राजधानी कौशाम्बी इनके द्वारा बनाया गया था। राजा थे निशक्षु, और ये जो वर्णन है विष्णु पुराण में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन था, ठीक है, और वहाँ का शासक था उदयन, ठीक। ये याद रखना कि इनका शासक था उदयन, पौरव वंश का यहाँ पर शासन था, ठीक। और बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला, इन्होंने ही उदयन को बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी, यानी कि बौद्ध मत में इन्होंने इसको दीक्षित किया था, ठीक है। इसको भी आप याद करना। इसके अलावा दोस्तों एक नोट यहाँ पर मैंने बनाया है, देखिए उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जो उदयन वासवदत्ता की दंत कथा है उसका संबंध उज्जैन से है, और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वपन्न वासवदत्तम में वर्णित किया है, ठीक है। अब अगले जनपद के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अब ये वर्तमान में महाजनपद ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में स्थित था, ठीक है। तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में स्थित था, ठीक। इसके अलावा बुद्ध के समय में यहाँ के जो राजा थे वो थे कौरव्य। क्या थे? कौरव्य यहाँ के राजा थे, ठीक है। बस इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। तो जो कुरु थे, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। एक और इंपॉर्टेंट महाजनपद। अब इन सभी महाजनपद की राजधानी को याद करिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है पांचाल। देखिए पांचाल की बात करें तो वो रोहिलखंड के आसपास जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद ये जिलों से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो पांचाल की अगर हम बात करें तो वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक है। तो यहाँ से इनको मिला के पांचाल महाजनपद बना था, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करें तो जो प्रसिद्ध नगर था वो था कान्यकुब्ज, ठीक है। मूलतः ये राजतंत्र था परंतु ये कौटिल्य के समय पर गणतंत्र बन गया था, ठीक है। मूलतः राजतंत्र का मतलब यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन बाद में ये कौटिल्य के समय पर क्या होता था, गणराज्य बन गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी शो की गई हैं। देखिए पांचाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बताई गई है, जबकि दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य बताई गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इस डायग्राम से हमें सीमा का पता लगता है पांचाल की। तो देखिए उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक, और इसके अलावा देखिए पूर्व में कौशल से पश्चिम में कुरु तक, ठीक है। यानी कि कुरु और कौशल के बीच में और हिमालय की तलहटी से लेकर चंबल नदी तक इसकी सीमा बनती है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली ये बता दिया कि जो पांचाल है, पांचाल को आप इस क्षेत्र को मान लो जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले को आप मान लीजिए, ठीक है। अगला महाजनपद है दोस्तों मत्स्य। देखिए मत्स्य की अगर हम बात करें तो ये महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है, या वहाँ पर बसा हुआ था कह सकते हैं, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है मत्स्य, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत वर्तमान में अलवर और भरतपुर जिले आते हैं, यानी कि ये क्षेत्र इसके मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। और विराटनगर राजधानी की स्थापना राजा विराट के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये इतना इनफ है मत्स्य के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूरसेन की। तो जो सूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी थी दोस्तों मथुरा, और आधुनिक ब्रजमंडल में बसा सूरसेन क्षेत्र ये की पहचान सूरसेन से की गई, मतलब कि सूरसेन क्षेत्र की जो पहचान है वो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र से की गई है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनानी है वो इस राज्य को सूरसेनोई कहते थे और इसकी राजधानी को वो मेथोरा कहा करते थे, ठीक है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला अस्मक। अस्मक एक और जो महाजनपद है, इसको दोस्तों इसकी राजधानी है पोतन या पोटली इसको बोला गया है, ठीक है। और ये गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश के तट पे स्थित है, ठीक है। अब अस्मक की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये है दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी 16 महाजनपद थे विंध्य के उत्तर में है, तो केवल यही एक ऐसा
महाजनपद है जो कि दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, है ना। वरना ज़्यादातर क्या थे कि विंध्य के उत्तर में है, यानी कि उत्तर की तरफ को है, विंध्य जहाँ को पर्वत हैं उनके उत्तर की ओर को है। लेकिन यही एक ऐसा 16 महाजनपदों में से एक है जो कि दक्षिण में स्थित है। तो ये इसलिए आप अस्मक को याद करेंगे, ठीक है। तो अस्मक महाजनपदों में केवल एक ऐसा है जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है, दक्षिण भारत में अवस्थित है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अवंती की। इसका भी आपने नाम सुना होगा। देखिए अवंती, तो गौतम बुद्ध के समय पर यहाँ पर जो राजा थे वो प्रद्योत थे और राजधानी इनकी उज्जैनी थी, ठीक है। और इस वैसे अवंती महाजनपद की अगर बात करें तो दोस्तों ये मालवा क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है, मालवा क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है। और पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र के आसपास ये बसा हुआ था। और यहाँ पर अवंती के दो भाग थे, एक था उत्तरी अवंती, एक था दक्षिणी अवंती, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बुद्ध काल में यहाँ की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और उस समय पर यहाँ के राजा थे प्रद्योत। तो फ्रेंड्स अब एक बार हम जल्दी से जितने भी 16 महाजनपद हैं उनके बारे में इस टेबल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे उनके बारे में आपको बताया है, सारे महाजनपद पढ़ने आवश्यक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप देख लीजिए इस टेबल में सबसे ऊपर जो है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और आधुनिक क्षेत्र में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर क्षेत्र को माना गया है, ठीक है। अंग के बारे में मैंने बात करी थी, चंपा जो कि 6 महानगरों में से एक माना गया है और ये आधुनिक स्थल है भागलपुर और मुंगेर। जबकि बात करें मल्ल की तो मल्ल है कुशीनारा, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, ठीक है। तो इनकी राजधानी थी आपकी कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसकी बात करें तो ये देवरिया जिले में कसिया नामक स्थान में कुशीनारा की मतलब पहचान की गई है, ठीक है। तो देवरिया जिला आप मान लीजिए। इसके बाद बात करते हैं काशी की राजधानी वाराणसी तो आज के नाम पे वाराणसी है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या, ठीक है। और ये अवध क्षेत्र फैजाबाद का इलाका है। पांचाल की बात करें तो उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य थी। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। वज्जी की जो राजधानी है दोस्तों वो है विदेह एवं मिथिला। इसके अलावा वैशाली, मैंने यहाँ पर वैशाली नहीं लिखा, तो वैशाली है वैसे इंपॉर्टेंट, तो आप वैशाली करके याद करेंगे। और मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के पार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। मत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी थी विराटपुर। जयपुर में अवस्थित था ये क्षेत्र, जयपुर, ठीक है। इसके अलावा वत्स की राजधानी है कौसाम्बी, तो ये इलाहाबाद के क्षेत्र हैं आसपास के, मैंने आपको बताया। जैसे कि सूरसेन मथुरा में, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र है। चेदी, सोत्तीवती, ठीक है, चेदी की राजधानी थी सोत्तीवती। इसकी आज का आधुनिक क्षेत्र बुंदेलखंड है। अस्मक की हम बात करें तो पोतन या पोतली, ये गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इकलौता महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। इसके बाद बात करें कुछ और जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, गांधार की राजधानी है दोस्तों तक्षशिला और ये पड़ता है पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत की ओर कोई पड़ता था, ठीक है। इसके बाद बात करें कम्बोज की, ये हाटक में है, ये भी दोस्तों उत्तर पश्चिम में की तरफ को आप ले जाओ तो दक्षिण पश्चिम कश्मीर और अफगानिस्तान का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। बस आपको इनकी राजधानी याद करनी पड़ेगी, मगध, बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य। अगली वीडियो इस पर मगध पर ही होगी। तो इसमें हम गिरिव्रज, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज और राजगृह, तो दक्षिण बिहार पटना और गया के जिले, ठीक है, इसमें शाहाबाद भी शामिल है। अवंती की अगर हम बात करें तो इसकी भी 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी की माहिष्मती, ठीक है। और ये पश्चिम मध्य मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इसकी पहचान की गई है आधुनिक रूप से, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। 16 महाजनपद क्लियर हो गया होगा आपको और आने वाले एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर कार्य पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।